हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें क्योज टॉम स्पेस दिखाया जाता है जिसके बाहर अभी भी लुओ फेंग खड़ा हुआ था। तभी वो गेट वहाँ पर ओपन हो जाता है और साथ ही यहाँ पर बाकी सारे जो कंटेस्टेंट्स थे वो इसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से भी देख रहे होते हैं और यहाँ पर ये सोच रहे थे कि ये जगह कितनी ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही वो क्योज टॉम स्पेस ओपन होता है तभी यहाँ पर बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स की नज़रें तो इधर आधर हो रही होती हैं और देख रहे होते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तभी वहाँ पर कोई तो लाइट अपीयर होती है जिसे देखने के लिए सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखा रहे थे। लुओ फेंग के अराउंड भी वो लाइट वहाँ पर होती है और लुओ फेंग कह रहा था कि आखिर इस जगह पर किस तरीके की मिस्ट्री हो सकती है, जिसके साथ ही सारे ही लोग उस लाइट को देख रहे थे और किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये लाइट है क्या चीज़ और कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। लेकिन इस जगह पर जो एक्सट्रीम प्रेशर था वो भी सभी को फील हो रहा होता है। तभी उस लाइट को देखते हैं जो कि कन्वर्ट हो रही होती है किसी चीज़ के अंदर और धीरे धीरे करके वो पूरे के पूरे एक पैनल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है, जिसको यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी एक जगह ही वो बन गई थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह लग रही थी। लुओ फेंग इस जगह पर अकेला होता है और कह रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या। ये जगह देखने में काफ़ी ज़्यादा खंडर जैसी नज़र आ रही थी और इस जगह के पीछे की क्या स्टोरी है लुओ फेंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लुओ फेंग बस ऐसे ही यहाँ पर वंडर कर रहा होता है और देख रहा था कि आखिर यहाँ से उसको क्या मिल सकता है। लुओ फेंग थोड़ा आसपास आगे चल रहा होता है तो उसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह भी दिखती हैं जिनके अंदर रेन ड्रॉप्स वगैरह, स्टार मॉन्स्टर और बाकी सारी चीज़ें लुओ फेंग को नज़र आती हैं। लुओ फेंग यहाँ पर इसको देखते हुए कंफ्यूज हो जाता है और कह रहा था कि जितना ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर लुओ फेंग अपने सामने मौजूद उस चीज़ को भी देख रहा होता है और कह रहा था कि मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये जो मेरे क्लोन हैं वो ओरिजिनल लो से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बट यहाँ पर क्यों ना मैं इनको यूज़ करूँ और देखूँ कि आखिर किस किस तरीके से मुझे यहाँ के लो के बारे में पता चल सकता है। जिसके साथ ही लुओ फेंग अपनी दोनों ही क्लोन बॉडीज़ का इस्तेमाल करता है आसपास की सिचुएशन को देखने के लिए कि आखिर क्या यहाँ पर किया जा सकता है। लुओ फेंग को यहाँ पर कुछ 6 पिक्चर्स दिखती हैं और लुओ फेंग इनको एनालाइज करने लगा था और कह रहा होता है कि मुझे इसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता है, फ़िलहाल तो फोकस करना चाहिए मुझे इन बाकी सारी अदर चीज़ों पे कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। जिसके साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपनी आर्मामेंट की फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अब वो उसी सोर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए यहाँ की ओरिजिनल लॉ ऑफ स्पेस को समझने के बारे में देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो उसके साथ बिल्कुल ही कैरी आउट हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग इन सारी मेमोरीज़ के अंदर था और यहाँ पर उसको बस कुछ ग्लिम्स ही मिल रहे होते हैं। साथ ही वो इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये जगह है क्या और काफ़ी ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट ये चीज़ उसे नज़र आ रही होती है। लुओ फेंग कुछ क्लाउड्स के अंदर ही समा के रह जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ आता और लुओ फेंग फिर ये भी कहने लग जाता है कि फैल यहाँ पर वक्त आ चुका है, मुझे यहाँ पर अगर इस जगह के क्योस मॉन्यूमेंट को समझना है तो फिर मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा ध्यान लगाना होगा, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के एसेस के थ्रू ही मैं इसके बारे में पता लगा सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ आएगा। लुओ फेंग वापस से उस जगह पर ही आ गया था तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होती है। तभी लुओ फेंग वहाँ से टेलीपोर्ट करके डायरेक्ट वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो अपने आसपास देखने लगा था। आगे बढ़ने के लिए वो अपने कदम भी उठा रहा होता है लेकिन उसे यहाँ पर आगे रास्ता नहीं दिख रहा था। फॉर्चुनेटली वहाँ पर क्यूब टाइप रास्ता धीरे धीरे करके बनने लग जाता है, जो कि अच्छी बात थी और लुओ फेंग वहाँ पर देख ही रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर कांगपो आ जाते हैं जो कि अब लुओ फेंग की हेल्प करने वाले थे। वो लुओ फेंग से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कह रहे होते हैं कि वैसे तोंगथियान ब्रिज के ऊपर मेरा जो आइडियाज़ है वो हमेशा ही होल्ड करते हैं, फ़िलहाल तो मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर मसला क्या है तुम्हारे साथ में। लुओ फेंग अभी थोड़ा कंफ्यूज था और सोच रहा होता है कि इसके बारे में वो क्या ही कहे, लेकिन सीनियर कांगपो काफ़ी ज़्यादा हम्बल थे। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो दोनों ही हाथ मिलाने लगे थे, जिसके साथ ही अब वो ये कह रहे थे कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम वहाँ पर उस जियो यू तोंग को ओवर पास करना चाहते हो, है ना।
जिसके साथ ही लुओ फेंग को इस ब्रिज पे दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो ब्रिज थी वो एक इल्यूजन के टाइम में वहाँ से हट जाती है और लुओ फेंग को अच्छे तौर पे समझ में आने के लिए वहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया जाता है कि यहाँ पर ये जो तोंगथियान ब्रिज है वो टोटल में 52 ब्रिजेज हैं और यहाँ पर कोरिस्पॉन्ड करके वो 52 मॉन्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, जिसके साथ ही कह रहे होते हैं कि एक बार में तुम बस एक ही लेवल पास कर सकते हो लुओ फेंग, और यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, बस एक ही अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसको अंडरस्टैंड एक बार में ही करना होगा। वो ये भी कहने लग जाते हैं कि सो फार यहाँ पर रॉ में 2 लेवल जो पूरे कर पाया है वो एक लौता ब्रांड ही है, ब्रांड के अलावा तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। साथ ही अदर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं बट वो अभी तक उसके अंदर ही स्टक हैं। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे यूनिवर्स के फर्स्ट लेवल के ऊपर जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं भले ही ब्रांड जितना अच्छा भले ही ना हूँ लेकिन फर्स्ट मूव तो लेना बनता ही है। तभी यहाँ पर मिस्टर कांग वो कहने लग जाते हैं कि हाँ जो भी हो लुओ फेंग, लेकिन तुम्हें अपने जो साथ वाले बंदे होंगे यानी कि तुम्हारे ओपोनेंट उन्हें बहुत ही अच्छे से चूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ में वो काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रांगली फाइट करेंगे। तभी लुओ फेंग कहने लग जाता है कि तोंगथियान ब्रिज के ऊपर जो बाकी सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो मिस्टर कानपो ने मुझे बताया क्या उसके बारे में, मुझे इसको समझने के लिए एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करनी होगी। और साथ ही कह रहा होता है कि मेरे ओपोनेंट को भी यहाँ पर क्योस कप के बारे में ज़्यादा अच्छी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है अदर पार्टी को। तो कहने लग जाता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन जो रहेगा वो यहाँ पर वो रहेगा जिसके पास में ज़्यादा कंट्रोल हो। तभी लुओ फेंग एक ओपोनेंट को चूज़ कर लेता है और अब यहाँ पर मिस्टर कानपोस को केयरफुल रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि लुओ फेंग ने अपना ओपोनेंट चुन लिया था तो उसके सामने उसका ओपोनेंट आ जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन जैसे ही लुओ फेंग अपने ओपोनेंट को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसका ओपोनेंट बिल्कुल सेम उसी की तरह लग रहा होता है, साथ ही उसके पास में एक आर्मामेंट भी मौजूद था। लुओ फेंग उसकी पावर को देखने के लिए कह रहा होता है कि आखिर ये किस एक्सटेंट तक अपनी हदों को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, मुझे इसके बारे में देखना होगा। लुओ फेंग अपने ओपोनेंट के सामने खड़ा हो गया था और अब यहाँ पर मिस्टर कांगपो को भी दिखाया जाता है जो कि वहीं खड़े हुए लुओ फेंग के ऊपर नज़र रख रहे थे। लेकिन सडनली वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम पर्सन निकलता है, जिसे देखने के बाद मिस्टर कानपो कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जिस हिसाब से वो उससे बातें कर रहे थे ऐसा लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर उस बंदे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वो बंदा ये पूछने लग जाता है कि इस बार के टर्म्स के क्या रिजल्ट हैं, मुझे इसके बारे में बताओ। तो वो बताने लग जाते हैं कि असल में ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि बाकी सारे लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ब्रांड जो है उसने काफ़ी अच्छे से अपने ओपोनेंट को एलिमिनेट किया है। और अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग और हैं जिनकी टेस्टिंग अभी भी चल रही है। वैसे तो यहाँ पर मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि उनमें से जो है वो यहाँ पर सभी के सभी 9 फेदर स्कूल को बिलोंग करते हैं, जैसे कि तुम हो। तभी यहाँ पर हमें उस बंदे का हल्का सा फेस भी दिखाया जाता है। लुओ फेंग को दिखता है जो कि अपने खुद के जैसे दिखने वाले ओपोनेंट से फाइट कर रहा होता है और काफ़ी हद तक ये फाइट एक काफ़ी अग्रेसिव मोड पर ही चलती है। लुओ फेंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को मारता है तो वो बंदा भी सेम उसी मूव का इस्तेमाल कर रहा था। लुओ फेंग काफ़ी हैरान होता है कि जिस भी मूव का वो इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा भी उतनी ही पावर से उस मूव का इस्तेमाल करके लुओ फेंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग ये भी कह रहा था कि मुझे यहाँ पर अपनी 3rd हेवनली स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करना होगा। लुओ फेंग ने एक बैरियर बना लिया था क्योंकि ये बंदा काफ़ी अग्रेसिव हो गया था। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही इस बंदे के ऊपर अटैक करता है, बट वो भी एज यूजुअल जैसे लुओ फेंग अटैक कर रहा था वैसे ही सेम मेथड से लुओ फेंग के ऊपर पलट के अटैक कर रहा होता है, जो चीज़ लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी कर रही थी। अब लुओ फेंग की सोल्जर के साथ में फ़ाइट ऐसे ही चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था क्योंकि वो सोल्जर ही काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा भी अभी बात कर रहा होता है उस लॉर्ड से, जिसके साथ ही यहाँ पर वो लॉर्ड ये कहने लग जाता है कि आखिर मुझे नहीं समझ रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। फ़िलहाल तो मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, हम अपने सारे डिसाइबल्स को भेज देंगे, जो तुम चाहते हो वैसा ही रहेगा।
जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ वो जो वॉरियर था वो फाइट कर रहा होता है। लुओ फेंग भी अपनी आर्मामेंट की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करके उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो फिर भी उसको नहीं मार पाता। हमें देखने के लिए मिलता है कि वॉरियर यहाँ पर इस जगह की ग्रेविटी का फ़ायदा उठा रहा था, क्योंकि वो इस जगह की लॉ ऑफ स्पेस को समझता था, जिसके चलते वो लुओ फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लुओ फेंग को उन ब्रिजेस के ऊपर से काफ़ी बुरे तरीके से एलिमिनेट करने के लिए डेस्परेटली लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लुओ फेंग ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली लुओ फेंग कोशिशें करता रह जाता है और अपने आर्मामेंट की पूरी पावर लगा के वो अपनी होली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी कर देता है, बट इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये सीन कट हो जाता है और साथ ही लुओ फेंग बैठा हुआ होता है एक सोफ़ा के ऊपर। लुओ फेंग देख रहा होता है अपने हाथ को और कह रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सका, मैं अभी भी फर्स्ट लेवल को पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतनी आसानी से भला कैसे हार सकता हूँ। तभी बबाता कह रही थी कि लुओ फेंग ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और हिस्ट्री के अंदर अगर तुम जाकर देखो तो वैसे भी मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारे हारने के चांसेस 99.9% थे, तो इस वजह से तुम हार गए हो। लुओ फेंग सिर्फ ब्रांड ही पास कर पाया है इस असेसमेंट को, तो मैं समझती हूँ कि अगर तुम हार भी गए हो तो फिर इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग की दूसरी साथी भी आ जाती है, जिसे लुओ फेंग के बारे में अभी फ़िलहाल पता चल रहा था। और यहाँ पर जैसे ही उसे पता चलता है कि लुओ फेंग हार गया है तो बेचारी को काफ़ी बुरा लगता है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्केल्टन वाला बंदा भी वहाँ आ जाता है और आकर सभी को बता रहा था कि यूएचएन यूनिवर्स किंगडम जो है वो रोंग जुन को एज अ डिसाइबल एक्सेप्ट करने वाला है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग यान भी वहाँ पर आ गया था और वो बता रहा होता है कि वैसे भी रोंग जुन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स में उसका नाम आता है। तो अगर वो यूएचएन यूनिवर्स किंगडम के द्वारा सिलेक्ट करा भी गया है तो मुझे लगता है कि ये उसकी सिंसेरिटी है, रोंग जुन को फेवर भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी पोटेंशियल किसी से हिडन नहीं रही है। सभी को पता है कि रोंग जुन कितना बड़ा वाला जीनियस है और यहाँ पर वो वर्दी भी मैं समझता हूँ कि है इस चीज़ के लिए। तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंसल्ट करके कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वैसे भी कुछ लोग जो कि घटिया प्लेनेट से आते हैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझते हैं, बट असल में ऐसा होता नहीं है। तभी ऊका को देखते हैं जो कि लुओ फेंग के गुस्से को समझ रही थी और उससे समझाते हुए कहती है कि लुओ फेंग तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ ही वो दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए थे, बट वो हड्डी चैन वहाँ से चला जाता है और साथ ही यहाँ पर ऊका समझा रही होती है कि लुओ फेंग मुझे रोंग जुन के पास में जाना होगा क्योंकि उसने काफ़ी कुछ सीख रखा है, तो मैं यहाँ पर उससे कुछ ना कुछ टिप्स लेने के लिए जा रही हूँ। देखो रोंग जुन वहाँ पर है, तो वो तुरंत ही रोंग जुन को अपनी तरफ को बुलाती है, तो रोंग जुन भी वहाँ पर उसकी तरफ को आ गया था। वो उससे कुछ बातचीत करने के लिए चली जाती है, तो लुओ फेंग भी ऊका को वहाँ से जाता हुआ देख रहा था और स्माइल करने लग जाता है। हालांकि लुओ फेंग को रोंग जुन के लिए अच्छा लग रहा था, बट अभी भी वो उसी असमंजस के अंदर होता है कि आखिर किस तरीके से वो इस ब्रिज के लेवल को ख़त्म करके अपने सेकंड लेवल पर जा सकता है, क्योंकि पहले लेवल को अभी तक वो उस सोल्जर की वजह से पूरा कर ही नहीं पा रहा। हालांकि इसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। असल में लुओ फेंग एक जगह पर बैठा हुआ प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने फर्स्ट लेवल को ख़त्म करना चाहता था किसी भी तरीके से, तो वो उसी मेथड का इस्तेमाल करता है। अपनी सोर्ड को वो एशिस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसका यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के एक न्यू मेथड के बारे में सोच रहा होता है। वो यहाँ पर उसको ऐश में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करके एक मिनी सोर्ड बना भी लेता है, बट लुओ फेंग इसमें कामयाब नहीं हो पाता और साथ ही कह रहा होता है कि आखिर अदर पार्टी ने कैसे कर लिया जब मैं इसे नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा तभी ये हो पाएगा, वरना तो क्योस मोन्यूमेंट के अंदर मेरा टिक पाना इतना ज़्यादा सही नहीं होगा। अभी तक यही नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि फ़र्स्ट लेवल को कैसे ख़त्म करूँ। तभी
तभी लुओ फेंग को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि लुओ फेंग, यहाँ तुम जो हो वो उस रिजिड वेपन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा क्रूएलिटी के साथ उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि हमें पता है कि तुम क्योस मॉन्यूमेंट को स्टडी करना चाहते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने ज़्यादा क्रूएल हो जाओगे। तुम्हें यहाँ पर कुछ सीक्रेट मेथड या फिर ड्रिफ्ट ब्लड के बारे में समझना होगा, तुम इन्हें ख़रीद लो और फिर उसके बाद तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। ये एक अनोनिमस ईमेल था, तो लुओ फेंग को ये नहीं समझ रहा था कि आखिर ये किसने दिया है। जिसके साथ ही बबाता को दिखते हैं जो कि कह रही थी कि लुओ फेंग, मुझे भी यही लगता है कि अदर पार्टी जो है उसके पास में अथॉरिटी है व्यू सिचुएशन को करने की, क्योंकि यहाँ पर जब तुम उस बैटल को लड़ रहे थे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिसने भी ये तुमको ईमेल भेजा है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा काम का है। फिलहाल जो भी है लुओ फेंग, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इस बात को सुननी चाहिए। वैसे तो मैं समझती हूँ लॉर्ड नाइन सॉर्ड जो है उसने सिटी के अंदर जो चीज़ें छोड़ी हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर उसी ने अपने डिसाइबल किंग लोंगियो को भेजा है न्यू कमर्स को ढूंढने के लिए। लुओ फेंग कह रहा होता है लेकिन बैटल में इतने सारे लोग हैं, कोई भला मेरे ऊपर अटेंशन क्यों ही देगा। तभी बबाता कहती है कि लुओ फेंग, तुमने शायद इन सारी चीज़ों को नोटिस नहीं किया, लेकिन शायद से इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योस सिटी जो है वो भी यहाँ पर क्योस मॉन्यूमेंट के द्वारा देखी जाती है। साथ ही यहाँ पर इस क्योस मॉन्यूमेंट को इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो पर्सन इसे चूज़ कर रहा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लुओ फेंग, मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें डिफरेंट स्कूल के अंदर हो रही हैं। साथ ही तुम्हारा जो सिलेक्शन है मुझे तो लगता है कि सेम उसी तरीके से हुआ है। जिसके साथ ही ये भी कह रही होती है कि लुओ फेंग जो भी हो, मुझे तो लगता है कि जियो स्कूल का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो कि तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि अच्छा, लेकिन वो कौन हो सकता है। जिसके साथ ही लुओ फेंग इसके बारे में सोचने लगा था, तभी यहाँ पर उसे समझ में आता है किंग ऑफ ब्लैक मिस्ट, और साथ ही इसको किंग ऑफ ट्रू एवोल्यूशन भी कहा जा सकता है। लुओ फेंग इसके बारे में ही सोच रहा था और कह रहा होता है कि बबाता, अब मुझे क्या करना चाहिए। बबाता उसे बता रही थी कि लियान लुओ जो है वो फाउंडर है सीक्रेट मेथड ऑफ फॉलोइंग ब्लड का। लुओ फेंग, ऐसा कहा जाता है कि उसकी गाइडेंस के अंदर तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। लुओ फेंग कह रहा था कि अच्छा, तो कहीं उन्होंने तो मुझे ईमेल नहीं भेजा। तभी बबाता कहती है कि फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर स्क्रोल करने लग जाती और कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये जो लियान लुओ है उसने काफ़ी सारे जीनियस के अगेंस्ट फाइट किया और उसका रिजल्ट हमेशा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आता है। इवन उसने 1 लाख साल से पहले इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट कर लिया, बट सबसे बुरी बात यह है कि बैटल के दौरान उसकी डेथ हो गई। और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो पास्ट में क्योस सिटी के अंदर 100 मिलियन ईयर अगो एग्जिस्ट करता था। जिसके साथ ही लुओ फेंग उसकी बात को नहीं समझ आ रहा होता और साथ ही बबाता कह रही होती है कि छोड़ो इन सारी बातों को, ईमेल तो ऐसे ही आता रहेगा। और साथ ही वो लुओ फेंग को उसकी हेल्प करने के लिए एक न्यू चीज़ दिखाती और कह रही थी कि लुओ फेंग, मुझे लगता है कि हमें इसको लेना चाहिए। लुओ फेंग कह रहा था कि मैं इसको कैसे ख़रीदूंगा। तो बताती है कि लुओ फेंग, तुम्हारे पास में जो रिडीम करे हुए पॉइंट्स हैं उनका इस्तेमाल करो और इसे हासिल कर लो। इतनी ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 800 कॉइन्स की हमको पड़ेगी। तभी लुओ फेंग कहता है कि असल में बबाता 800 कॉइन्स भी मेरे पास नहीं है, मैंने असल में सीक्रेट टेक्निक और डीमन स्लेयर कॉइन वगैरह को ख़रीदने के लिए इस सारे ही कॉइन्स को ख़त्म कर दिया है, तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अकाउंट एकदम ही ज़ीरो है। जैसे ही बबाता ये सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है लुओ फेंग के ऊपर और कह रही थी कि लुओ फेंग, तुमने अकाउंट के अंदर एक पैनी तक नहीं छोड़ी, कम से कम एक पैनी तो छोड़ ही देते। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि वो दरअसल बबाता, छोड़ो ना इन सारी बातों को। तभी बबाता को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता और वो उसको पंच मारने वाली थी, एकदम ही असल वाली एआई मोड में आ चुकी होती है। बट फिर वो लुओ फेंग को जाने देती है और कह रही थी कि छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे पास में इसके भी एक अल्टरनेटिव है जो कि मैंने पहले ही ढूंढ लिया था तुम्हारे लिए। अब वो लुओ फेंग को बताने लग जाती है लियान लुओ के बारे में जिसने प्याओ शियो को क्रिएट किया है और कह रही थी कि लुओ फेंग, जब कल्टीवेटर कल्टीवेट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनसाइट छोड़ जाते हैं। देखो सिटी के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ उनके रिकॉर्ड मौजूद हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग को काफ़ी सारे टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए नज़र आ रहे थे। लुओ फेंग उसे बहुत ही ध्यान से देखने लग जाता है। साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग को कुछ आइडिया भी आ रहा था।
उसे चारों ही तरफ कुछ ना कुछ टेक्स्ट देखने को मिल रहा था और यहाँ पर लुओ फेंग यहाँ पर इन सारी टेक्स्ट को जमा करने लग जाता और कह रहा था कि फ़िलहाल तो क्योस मॉन्यूमेंट की थर्ड पिक्चर के बारे में मुझे समझ में आ रहा है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो सीक्रेट टेक्निक है वो ड्राफ्टिंग ब्लड की है और कि मैं इस बारे में तो श्योर हूँ बबाता कि यहाँ पर ये जो 6 पिक्चर के अंदर कल्टीवेशन मेथड लिखा हुआ है ये किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो मॉर्टल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बन सकता हूँ। तभी बबाता कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया लुओ फेंग। फिलहाल मैं समझती हूँ तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर छोड़ो इन सारी बातों को, हमें इन रिकॉर्ड्स को रखना होगा। तभी लुओ फेंग कहता है कि बबाता एक काम करो, ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है इस 3000 ईयर पिक्चर को तुम अपने साथ लो और साथ यहाँ पर इन 3 पिक्चर को लेके तुम अपने हिसाब से इन्हें स्कैन करो और मुझे इसके बारे में बताओ। जिसके साथ यहाँ पर बबाता इन सारी हैंड राइटिंग को लेती है और इसके बाद इसको स्कैन करने लगी थी। वो धीरे धीरे करके सारी हैंड राइटिंग को स्कैन करती है और यहाँ पर अब कह रही होती है कि लुओ फेंग मैंने इन्हें काफ़ी बार स्कैन कर लिया है लेकिन ये जो हैंड राइटिंग है वो यहाँ पर 72% मैच कर रही है जैसा कि तुमने मुझे बताया उस हिसाब से। जिसके बाद लुओ फेंग इसके बारे में सोचने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड।